तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय कैसे करते हैं। मंत्रिपरिषद की चर्चा जो है हमने इन डिटेल किया था कि 75 में मंत्रिपरिषद की चर्चा जो है वह किया गया है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वह कैसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, बहुमत दल का नेता जो है वह कैसे कोई बनता है, यदि मान के चलिए 273 सीट नहीं ला पाता है तो कैसे अपने आप को बहुमत दल के नेता को क्या करता है, साबित करता है दूसरे दल से गठबंधन करके। तो यह सबको हम लोग इन डिटेल पढ़ लिए थे। आज जो है क्या करेंगे, आर्टिकल 75 के बाद नेक्स्ट दिखाएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 395 तक है जी। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को ना बताएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट को क्या करेंगे, बताते चलेंगे। तो ठीक है, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा। पर उसी तरह वक्त है हमारा इस बार दौड़ आएगा, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और बार बार बोलते हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है। ठीक है, चलिए तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, पहले समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइएगा क्या आप, अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद 75 को हमने देखा था मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद नंबर लगाइए, हेडिंग 76। अनुच्छेद आर्टिकल 76 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 76 में जो है आपका महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। ठीक है, तो लिख लीजिए महान्यायवादी की चर्चा किसमें है, तो महान्यायवादी की चर्चा। महान्यायवादी को क्या बोला जाता है, तो महान्यायवादी को बोला जाता है आपका अटॉर्नी जनरल। लिख लो इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की चर्चा। यह होता क्या है, तो सुनो, यह जो है ना केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि बोले अधिकारी, कहने का मतलब कि यह केंद्र सरकार के जितने सारे निर्णय है उसका केस कौन लड़ता है, तो यही जो है ना आपका लड़ता है महान्यायवादी। ठीक है, केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल नंबर 165 में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह महान्यायवादी क्या होता है, तो लिख लो, यह केंद्र सरकार का, यह लिखते चलिएगा, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि आधिकारिक होता है। विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सुनो, विधि अधिकारी होता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है जी। ठीक है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो लिख लीजिए प्रधानमंत्री के सलाह पर, पीएम के सलाह पर, पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लिख लिया, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं ना कि यह जो है ना महान्यायवादी के लिए, ठीक है, कानून का जानकार है। ठीक है, इसकी जो है ना ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रहती है। यही कारण है ना कि यह किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह, ऐसा नहीं है कि बाध्य मानिए जाएंगे जी, सलाह जनरली मानिए जाते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधान आपका तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक तो क्या होता है, वास्तविक तो आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक राष्ट्रपति होते हैं। कहने के लिए राष्ट्रपति प्रधान है, लेकिन औपचारिक है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि ना ठीक है, यह कानून का जानकार है, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि ठीक है, जब आपके नजर में ठीक है तो हम भी क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ना वह आपका राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होता, उसके लिए चुनाव होती है। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के बारे में बताए थे ना, बोलिए। तो राष्ट्रपति की चर्चा थोड़ी करना है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं महान्यायवादी को। इसकी ताकत जो है ना, इसकी शक्ति जो है, देखो इसकी शक्ति बोले तो पावर, ऐसा नहीं कि पावर ऐसे से स्टार्ट होता है ये खत्म, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी शक्ति जो है, इसकी शक्ति कहाँ होता है, तो देखो इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोले तो जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता
है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के क्या होता है, बराबर होता है। तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है क्या, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस लड़ सकता है। जनरली जो है ना आपका केंद्र सरकार की केस लड़ता है, ठीक है। यह जो है ना केंद्र सरकार के साथ साथ दूसरे का भी क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है आपका हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट आ गया और हाई कोर्ट के नीचे आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह सब की चर्चा करना है जी। तो इसमें क्या हो सकता है, तो महान्यायवादी मुकदमा लड़ सकता है। इसमें महान्यायवादी या इसमें से किसी एक सदन में लड़ सकता है जी, जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी में लड़ सकता है। इसमें से किसी एक सदन में भी, किसी एक सदन में या सभी सदनों में या सभी सदनों में मुकदमा लड़ सकता है। बात समझ में आई जो हम लिखे, लड़ सकता है। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इसमें से किसी एक सदन में, या तो किसी एक सदन में लड़ सकता है, और नहीं तो इसका मन है कि या सभी सदनों में मुकदमा लड़ सकता है ना, हम सभी में लड़ेंगे। तो यह क्या हो सकता है, सभी में लड़ सकता है, क्योंकि इसकी पावर जो है ना वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है, बोलिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसका जो है ना कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, कार्यकाल जो है ना वह फिक्स नहीं होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। कार्यकाल पूर्णकालिक नहीं है जी, पूर्णकालिक नहीं। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, इसीलिए राष्ट्रपति इसको कब हटा सकते हैं। समझ में आई बात। तो यह पूर्णकालिक नहीं होता है, पूर्णकालिक नहीं होता, इसका कार्यकाल नहीं होता है। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा बात को। ऑप्शन में आता है कि महान्यायवादी के कार्यकाल कितना होता है, तो महान्यायवादी का कार्यकाल नहीं होता। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष लगा के चलाइएगा तो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका महान्यायवादी का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। अब सुनो, इसका वेतन कहां से मिलता है, तो वेतन जो है ना प्रधानमंत्री कोषा से दिया जाता है। समझ में आई बात। तो लिख लो, प्रधानमंत्री कोषा से, प्रधानमंत्री कोष से क्या किया जाता है, इसका वेतन को दिया जाता है, ठीक है। यह जो है ना राज्यसभा या लोकसभा में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। लिख लीजिए बात को, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। समझ में आई बात, मतदान नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा या लोकसभा में क्या है, यह पार्टिसिपेट कर रहा है, बैठ रहा है, तो ऐसा नहीं ना है कि यह जो है ना क्या करेगा, चुनाव में भाग ले लेगा, वोट डालेगा। तो यह वोट नहीं डाल सकता है किसी के चुनाव में, या राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। समझ में आई बात। तो राज्यसभा या लोकसभा में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। नोट में एक बात लिख लीजिए, यह सामान्य व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति के लिए भी क्या कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है, और उसके लिए अपना क्या करेगा, उसके लिए अपना पैसा लेगा, ठीक है। मुकदमा लड़ने में जो भी पैसा मिलती है ना तो उससे लेगा, या किसी भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार का ही लड़े, ठीक है, क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। समझ में आई बात। तो किसी भी व्यक्ति का यह मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन मुकदमा का क्या लेगा, लड़ने का चार्ज लेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में लड़ लेगा। तो लिख लीजिए बात को, यह किसी भी व्यक्ति का मुकदमा बोले तो केस, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, तो पुलिस निकलते हैं जी। या किसी भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है, मुकदमा लड़ सकता है। FIR बोले तो पुलिस जी, ठीक है। जनरली सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ना वह पुलिस स्टेशन में होता है, ऐसे होने के लिए तो कोर्ट में भी होती है, ठीक है। यह सब की चर्चा इन डिटेल हमने किया है। यह किसी भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, और यहाँ पर तब पूर्ण विराम नहीं होगा, और हिंदियों शुद्ध करने लगे, ठीक है। मुकदमा लड़ सकता है और अपना चार्ज बोले तो क्या, पैसा, अपना चार्ज, ठीक है, ले सकता है। जितना इसकी चार्ज है वह क्या कर सकता है, ले सकता
है। समझ में आई बात। जनरली यह जो है ना बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसका भी केस लड़ता है और आशा रहती है ना कि यह केस लड़ेगा तो जीता ही देगा आपको, क्योंकि इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है जी। समझ में आई बात। न्यायाधीश की चर्चा, जो महान्यायवादी की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 76 में है। लिख लिए महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार थे और अभी वर्तमान में R वेंकट रमनी है। पूछ देता है कभी कभी, तो पहला नोट बात लिख लीजिए और दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम महान्यायवादी। पूछ देगा तो मुंह लटक जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, इतना बात सभी जानता है। तो प्रथम महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवार। लिख लीजिए MC सीतलवार। MC सीतलवार क्या थे? पहले आपका महान्यायवादी थे। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इज द नोन एज MC सीतलवार। आर यू अंडरस्टैंड? बोलिए। दूसरा, उसके बाद में अगला और क्या लिखिएगा? तो प्रथम महान्यायवादी और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है आपका R वेंकट रमनी है। लिख लीजिए R वेंकट रमनी। ठीक है, R वेंकट रमनी क्या है? वर्तमान में आपका महान्यायवादी है। देखो, पॉलिटिकल साइंस यदि पढ़ रहे हो तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी लोकसभा की चुनाव हो रही है और 4 जून को क्या होगा? 4 जून 2024 को यह रिजल्ट आएगी। उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो मंत्रिमंडल का गठन होगा मेरे भाई, तो क्या डाटा नहीं बदलेगी? यदि मंत्री का पद बदलेगा तो इस सबको सुधारते रहिएगा थोड़ा सा। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर बता दिए और आप यही वाला रट करके चल गए परीक्षा में, तो ऑप्शन में देता भी है और अब मार करके चलाइएगा तो सीधा लटक जाइएगा। समझ में आई बात। तो अपने आप को क्या होना पड़ता है? अपडेटेड होना पड़ता। नहीं तो मालूम चलेगा ना कि दूसरा बार कोई पॉलिटिकल साइंस हम ही पढ़ाएंगे ना, तो दूसरा बार आप कंपेयर करिएगा तो कहिएगा कि ले पहला बार में पढ़ाए थे, यह दूसरा बार में पढ़ा रहे हैं ना, तो यह कहाँ बताए थे पहला बार में। तो अपडेटेड जो रहेगा उस न्यूज को तो हम दूसरा बार में लिखेंगे ही। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बात को। जीके जीएस का प्रॉब्लम मैं लिख ही देता हूं कि खत्म हो जाएगी। ठीक है, बना तो रहिए आप, एक बार यह मिटा दे। समझ में आई बात। महान्यायवादी के बारे में लपेट दिए पूरा सवाल, जो पूछ सकता था इससे पॉसिबल। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए, आर्टिकल नंबर 76 के बाद हेडिंग लगाइए 77, उसके बाद में 78। यह दोनों छोटा आर्टिकल है। मेन तो हमको संसद पढ़ाना है आज ना, संसद पढ़ाना है जी, पार्लियामेंट। उसमें बैठे हुए सदस्य को सांसद कहा जाता है। सब बता रहे हैं, चिंता नहीं करने का, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा बात को। चलो, हेडिंग लगा लीजिए आप। 76 के बाद क्या लगाइएगा हेडिंग? तो अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर जो है आप 77 हेडिंग लगा लीजिए। 77 में क्या चर्चा है? तो 77 में चर्चा है कि केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति महोदय के आदेश पर होगी। बात समझ में आ रही है कि केंद्र सरकार में जो भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? आदेश देंगे, तभी जाकर के क्या होगा? कोई कार्य होगी। तो आर्टिकल नंबर 77 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 77 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के आदेश पर होगी। लिख लीजिए। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो, केंद्र सरकार की सभी कार्य, केंद्र सरकार की सभी कार्य राष्ट्रपति के आदेश पर होगी। ठीक है, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के आदेश पर होगी। केंद्र सरकार में जो भी कार्य हो रहा है उसका आदेश कौन करेंगे? तो उसका आदेश जो है वह राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और अभी जो है राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति है, 16वीं चुनाव हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ है। ठीक है, 14वीं राष्ट्रपति है और 16वीं क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। मार्गरेट अल्वा क्या थे? इनके विपक्ष में थे और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिला, इनको 574 वोट मिला है। ठीक है, समझ में आई बात, जगदीप धनखड़ जी को। उसके बाद में यशवंत सिन्हा जी खिलाफ में किसके थे? तो द्रौपदी मुर्मू के थे। द्रौपदी मुर्मू को टोटल 64% वोट मिला जी, जबकि जीतने के लिए 50% +1 चाहिए। तो इन डिटेल यह पढ़ा दिया, काहेला जी सब चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी कार्य राष्ट्रपति के आदेश पर होगी। अनुच्छेद नंबर 77, अनुच्छेद नंबर 78 हेडिंग लगाओ। अनुच्छेद नंबर 78 बोले तो 78। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद, उसके बाद में प्रधानमंत्री, यह सब का कार्य होगा कि जो भी हो रहे हैं मंत्रिपरिषद में काम, वह राष्ट्रपति को बताना। तो लिख लो, मंत्रिपरिषद में हो रहे कामों की चर्चा, मंत्रिपरिषद में हो रहे काम की जानकारी, मंत्रिपरिषद में हो रहे काम की जानकारी
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। समझ में आई बात? को देंगे, ठीक है। क्या देंगे जी? जानकारी देंगे कि मंत्रिपरिषद में क्या क्या काम हो रहा है, मंत्रिपरिषद में हो रहे काम की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री काहे देंगे? क्योंकि लोकसभा का मेन जो है ना यही तो होते हैं समान में सर्वप्रथम। लॉर्ड मार्ले यही ना कहा था कि यह समान में क्या है? समान में प्रथम है। यह भी लोकसभा क्या होता है? तो लोकसभा का सदस्य ही होता है या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहला बात आर्टिकल 75 के 4 कहता है ना कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और यदि प्रधानमंत्री क्या है? सदस्य नहीं है तो 6 महीना के अंदर क्या होगी? उनको सदस्यता लेनी पड़ेगी। नहीं तो सदस्यता नहीं लेंगे तो अपने प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 75 का आर्टिकल 1 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री उसको नियुक्त करेंगे जो बहुमत दल का क्या होगा? नेता होगा। और साथ साथ में 75 का 4 कहता है ना कि यह जो है बहुमत दल का नेता है तो साथ साथ प्रधानमंत्री किसी एक सदन का सदस्य भी होना चाहिए, या तो लोकसभा का होगा या तो राज्यसभा का होगा। यह सब हम इन डिटेल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति जो है ना उत्तरदायी होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से। और उसके बाद में जो है सामाजिक रूप से जो है ना या संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति को बताते हैं कि मंत्रिपरिषद में यह काम हो रही है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। बोलना एक बहुत बड़ी कला होती है। जिसको बोलने आ गया ना वह समझ जाओ कि सब कुछ आ गया, ठीक है। जिसको बोलने आ गया वह सब कुछ आ गया। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको बोलने की कला नहीं थी, और अभी देख लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री को बोलने की कला है। समझ में आई बात? एक बार बोलेंगे मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, समझ में आई बात? तो उतने में तो जनता कहेगा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है। चलिए, तो मंत्रिपरिषद में हो रहे काम की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 79 बोले तो आपका 79, इसमें क्या है? तो इसमें जो है ना संसद की चर्चा है। कैसे याद रखिएगा? तो देखो वो कोड बताते हैं। कोड में क्या है? सरला, ठीक है। सरला, सरल नहीं है जी, सरला, ठीक है। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, और ल से हो गया लोकसभा। समझ में आई बात? तो 79 में किसका चर्चा है? तो संसद की चर्चा। संसद की चर्चा किसमें है? तो संसद की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 79 में है, ठीक है। संसद की चर्चा। संसद जो है किस भाषा का शब्द है? तो संसद जो है ना वह फ्रेंच भाषा का शब्द है, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जी, सवाल पूछा हुआ है, यह वाला ग्रुप डी में पूछा हुआ है। निचले लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो सवालों तो ऐसा के ना पूछेगा, ठीक है। यदि अधिकारी बनना है तो सोच भी अधिकारी की तरह रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछा था ना सवाल कि संसद का जननी जो है वह किस देश को कहा जाता है? तो संसद की जननी जो है वह ब्रिटेन को कहा जाता है, जबकि संसद जो है ना वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो लिख लो संसद किस भाषा का शब्द है? तो यह है, लिखो ऐसे, यह है फ्रेंच या फ्रेंच भाषा का शब्द है, या फ्रेंच भाषा की शब्द है तथा संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद की जननी जो है ना वह किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी जो है वह ब्रिटेन को कहा जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? यह फ्रेंच भाषा की शब्द है तथा संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। उसके बाद में लिख लीजिए कि सोरा जो है ना, सोरा, ठीक है। सोरा किस देश का संसद है? तो सोरा जो है ना, छोड़ा ना बोल रहे हैं जी, सोरा जो है वह किस देश का संसद है? तो यह जो है ना आपका अफगानिस्तान का है सोरा। उसके बाद में मजलिस मालदीव का है, ठीक है। तो लिख लीजिए सोरा जो है, सोरा अफगानिस्तान के संसद का नाम है। सोरा अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है, अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है, ठीक है। सोरा जो है किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान के संसद को सोरा कहा जाता है। उसके बाद में सोरा किसके संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है। उसके बाद में मजलिस, ठीक है।
मजलिस जो है ना मालदीव के संसद को कहा जाता है मजलिस मालदीव, मालदीव ठीक है। मजलिस जो है ना वह मालदीव, मजलिस मालदीव के संसद को कहा जाता है, ठीक है, संसद को कहा जाता है, ठीक है। अब संसद की देखो शक्ति क्या होती है, तो संसद की शक्ति होती है ना कि यह किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, मिला सकता है। समझ में आई बात, किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, मिला सकता है। उसके बाद में विदेशी संघ को लागू कर सकता है किसी भी राज्य में बिना राज्य सरकार को बताए हुए। तो लिखना है तो लिख लीजिए कि संसद की शक्ति क्या है, तो संसद की शक्ति लिख लीजिए किसी भी क्षेत्र का सीमा हटा सकता है, सीमा को जोड़ सकता है, ठीक है। किसी क्षेत्र की लिख लो, किसी क्षेत्र की सीमा को हटा या जोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ सकता है। तो संसद की क्या पावर है, तो संसद की पावर है ना कि किसी भी क्षेत्र की सीमा को हटा या जोड़ सकता है। समझ में आई बात, यह क्या कर सकता है, संसद की पावर है कि आपातकाल को लागू कर सकता है। तो आपातकाल को लागू कौन करता है, तो आपातकाल को लागू जो है ना वह संसद करता है। इसका पावर लिख लीजिए शक्ति, ठीक है। पूछ देता है कभी कभी जी सवाल कि आपातकाल जो है वह कौन लागू करता है, किसी भी क्षेत्र के सीमा को हटा सकता है या जोड़ सकता है, ठीक है। तो जोड़ सकता है या हटा सकता है या किसके तहत, तो आर्टिकल नंबर जो है ना 3 के तहत यह बताए हैं ना, संसद की यह पावर होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो किसी क्षेत्र की सीमा को हटा या जोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपातकाल किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना राज्य सरकार को बताए हुए। तो लिख लीजिए इसकी पावर या इसकी शक्ति, ऐसे लिखो, यह किसी भी राज्य में आपातकाल या किसी भी राज्य में आपातकाल बिना राज्य सरकार को बताए हुए, बिना राज्य सरकार को बताए हुए लागू कर सकती है। समझ में आई, लागू कर सकती है, समझ में आ गई। उसके बाद में और लिखना है तो लिख लीजिए संसद में बैठे हुए जितने सारे सदस्य हैं उसको सांसद कहा जाता है। पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने सारे संसद है, उस जितने सारे सदस्य उसको क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। सांसद के 3 अंग होते हैं, कौन को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि उसमें 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह बात पूछता है, तो यह बात तो मैं लिखाऊंगा, पहले लिख लीजिए। संसद बोले तो पार्लियामेंट होता है PARLIA, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट संसद में बैठे हुए सदस्य को सांसद कहा जाता है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है सांसद। तो संसद अलग है और सांसद अलग है, समझ में आई बात। संसद में बैठे हुए सदस्य को सांसद कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, बात समझ में आ गई। तो संसद में बैठे हुए सदस्य को क्या कहा जाएगा, संसद कहा जाएगा। और लिखना है तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इसके 2 क्या होते हैं, सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होता है। 2 सदन में कौन कौन आएगा, तो एक आएगा लोकसभा, जबकि दूसरा आएगा आपका राज्यसभा। संसद जो है ना भवन है, जबकि सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य को कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो 2 सदन होता है, लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा। जबकि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके 3 अंग होते हैं। अंग कितना होता है, तो अंग जो है वह 3 होता है। तीनों को लिख दो, क्या क्या लिखिएगा, तो लिखिए लोकसभा, उसके बाद में अगला लिख लीजिए राज्यसभा, उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति। अब इसमें नोट में कुछ क्या करता हूं, बात को बता देता हूं कि अभी जो नया संसद बना है ना उसके बारे में बता देता हूं, तथा साथ साथ जो है पुराना संसद इरविन के समय 1927 में बना था, ठीक है। इरविन के समय 1927 में क्या था,
संसद बना था, लुटियंस और एडविंस करके क्या था, इसका वास्तुकार था। तो चलो बता देता हूँ, और नया संसद जो भवन जो बना है ना, उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल कुछ हो पूछेगा, बस परीक्षा की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है। परीक्षा की खोपड़ी में, अपना खोपड़ी में मत करना, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए। कुछ देर की खामोशी, देखो गर्मी कितना है जी, फिर भी हार नहीं मानना है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। समझ में आई बात? मिटा दे। चलिए, संसद के बारे में इन डिटेल जब पढ़िए रहे हैं तो इन डिटेल पढ़ेंगे, चाहे परिस्थिति जैसे हो, पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी मात्र सोर्स है ना जी इस नरक से निकलने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो कुछ नोट में ऐसे बात डाल करके लिख लीजिए, ऐसे हेडिंग लगाइएगा, संसद भवन, ठीक है, संसद भवन, ऐसे हेडिंग लगा लो, संसद भवन, ठीक है। तो संसद भवन हेडिंग लगा करके लिखिएगा कि 1927 में पुरानी संसद भवन कब बना था, तो 1927 में इरविन के समय पहला संसद भवन का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसकी आकार जो है ना वह कैसी थी, तो इसकी आकार गोल थी, और अब की जो बना है ना संसद भवन जस्ट बगल में, वह क्या है, त्रिभुजाकार है। तो लिख लीजिए, संसद भवन 1927 में प्रथम संसद भवन या पहला संसद भवन, पहला संसद भवन का निर्माण 1927 में इरविन के समय हुआ, इरविन के समय हुआ, ठीक है, इरविन के समय हुआ। वास्तुकार कौन था जी, तो वास्तुकार आपका लुटियन और एडविंस था, लिख लीजिए। इसका वास्तुकार पूछेगा तो लिखिएगा वास्तुकार लुटियंस हो गया, और उसके बाद में लुटियंस प्लस एडमिन्स था, एडमिन्स, ठीक है, एडमिन्स था। यह कहाँ है, तो दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी के पास है जी, रायसीना की पहाड़ी के पास, ठीक है। दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है। समझ में आई बात? वही जस्ट जो है ना राष्ट्रपति भवन के सामने सामने है दिल्ली में। समझ में आई बात? तो राष्ट्रपति जी क्या रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जो रायसीना की पहाड़ी है। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं पूछता है। पहला संसद भवन का निर्माण 1927 में इरविन के समय हुआ, वास्तुकार लुटियंस प्लस एडमिन्स था। और अब जो है ना संसद भवन, पुरानी संसद भवन की यह बात है, पुरानी संसद भवन। और दूसरा में क्या लिखिएगा, तो दूसरा में लिख लीजिए नया संसद भवन, नई संसद भवन, ठीक है, नई संसद भवन। यह आकार इसका कैसा था जी, तो इसका आकार लिखोगे तो लिख लो, इसका आकार जो है ना आपका सर्कुलर था, वृत्ताकार था। समझ में आई बात? जबकि नई संसद भवन का आकार कैसा है, तो इसका आकार लिख लो, इसका आकार जो है ना वह त्रिभुजाकार है, ठीक है, इसका आकार जो है क्या है, त्रिभुजाकार है। समझ में आई बात? उसके बाद में इसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार पूछा हुआ है जी यह सवाल, ठीक है। अभी कोई हाल ही में एग्जाम हुआ है तो पूछा था, शायद से हमारे ख्याल से बीपीएससी का जो टीचर का हो रहा है एग्जाम ना, उसमें पूछा है कि नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल जी है, ठीक है। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फंसा के चले जाएंगे, क्योंकि संसद पढ़ के गए हैं और यह सब बात छोड़ करके गए हैं, तो दिक्कत ही हो जाएगी। अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। समझ में आई बात? आकार त्रिभुजाकार। उसके बाद में और क्या लिखेगा, तो लिख लो वास्तुकार क्या लिखिएगा, तो वास्तुकार में लिखिए बिमल पटेल, ठीक है, बिमल पटेल। टाटा लिमिटेड क्या किया था, बनवाया था। समझ में आई बात? वास्तुकार बिमल पटेल। समझ में आई बात? निर्माण करवाने वाला देखो, निर्माणकर्ता कौन है, तो टाटा कंपनी, लिख लीजिए टाटा लिमिटेड है, ठीक है, टाटा लिमिटेड। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो सुनो, उसके बाद में लिखना है कि इसके जो है ना बाहर क्या है, नंदी की प्रतिमा है, संघोल का मूर्ति जो है ना स्थापित किया गया है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, तो संघोल की मूर्ति के ऊपर जो है ना नंदी की प्रतिमा है 5 फुट की, जो किस भाषा में है, तो सुनो, नंदी की प्रतिमा तथा यहाँ संघोल की मूर्ति जो है ना आपका चोल वंश का तमिल भाषा में। यह बात जो है ना इंपॉर्टेंट हो, लिख लीजिए, ठीक है। संसद भवन के बाहर, ठीक है, संघोल स्थापित किया गया है, जो चोल वंश का प्रतीक है,
क्या है, चोल वंश के शासनकाल का। चोल वंश का प्रतीक नहीं लिखो, जो चोल वंश के शासन का है, जो चोल वंश के शासन, चेर चोल पांड्य, यह बताएंगे जी, जब मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, ठीक है। उदयन जरेल, यह सब कैसे जो है ना, पत्नी पूजा, करगी पूजा, यह सब कैसे स्टार्ट किया था, वहां पे बताएंगे चेर चोल पांड्य, यह सब के बारे में। संसद भवन के बाहर संघोल स्थापित किया गया है, जो चोल वंश के शासन का है। चोल वंश के शासन, चोल वंश के शासन के समय का है, शासन के समय का है, ठीक है। अच्छा, संघोल के जो है ना उस पर क्या स्थापित किया गया, तो संघोल के ऊपर जो है ना स्थापित किया गया है आपका नंदी की मूर्ति स्थापित किया गया है। तो लिख लो, चोल वंश के सामने, चोल वंश के ऊपर, ऐसे लिखो, चोल वंश लिखे, वेरी सॉरी, संघोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा लिख लो ब्रैकेट में 5 फुट, ठीक है। नंदी की प्रतिमा जो है ना, संघोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा, नंदी है जी मूर्ति, नंदी की प्रतिमा 5 फुट की 6 फीट है जी। संघोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा 6 फुट स्थापित की गई है, स्थापित किया गया है, जो न्याय का प्रतीक है, किया गया है, जो न्याय का प्रतीक है जी, जो न्याय का प्रतीक है। जो पॉसिबल इससे क्वेश्चन है वह बताते चलते हैं। न्याय का क्या है, प्रतीक है। उसके बाद में सुनो, इसमें जो है ना, जो कितना के शायद से 2020 में क्या किए थे प्रधानमंत्री, 2020 में ही प्रधानमंत्री 2020 में 20 मई 2020 को क्या किए थे, यह जो है ना शिलान्यास किए थे, ठीक है। और शिलान्यास किए थे ना, तो आपको बता देता हूं कि शिलान्यास किए थे, तो इसमें जो है ना बीच में जो है संसद भवन का किसका पेड़ है, बरगद का पेड़, यह सवाल पूछा गया है। तो लिख लो 20 मई 2020 को पीएम द्वारा शिलान्यास किया गया, ठीक है। शिलान्यास किया गया तथा इसके परिषद में बरगद का पेड़ है जी, इसके परिषद में बरगद का पेड़ है, ठीक है। और यह बना कब जी, नया संसद भवन, तो यह नया संसद भवन जो है 28 मई, ठीक है, लिख लीजिए 28 मई को बना, ठीक है। 28 मई को यह नया संसद भवन जो है आपका बना है। तो लिख लो, ऐसे लिखिए, 28 मई 2023 को क्या हो गया, यह बन गया। 24 को ही ना लिखेगा तो गलती हो जाएगी। 28 मई 2023 को बना, ठीक है। 140वीं जयंती था किसका, तो 140वीं जयंती था आपका जीबी मावलंकर करके, ठीक है। तो जीबी मावलंकर का क्या था, गणेश वासुदेव ना, जीबी मावलंकर जो है ना, इनका क्या था, 140वीं जयंती था। तो लिख लीजिए 28 मई 2023 को 140वीं क्या था, 140वीं बीडी सावरकर की जयंती थी। 140वीं बीडी सावरकर की जयंती पर, बीडी सावरकर की जयंती पर, ठीक है। बीडी सावरकर की जयंती पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। 28 मई 2023 को यह बन करके तैयार हो गया। बहुत गर्मी है जी, बोलेला कुछ, बुला रही है कुछ, खैर कोई बात नहीं, माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा, ठीक है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करनी है। 28 मई 2023 को 140वीं क्या थी, जयंती थी। 140वीं जयंती किसका था, तो 140वीं जयंती बीडी सावरकर की, लिखे तो है जी। 140वीं बीडी सावरकर की जयंती पर क्या था, नई संसद भवन का निर्माण हुआ था, ठीक है। 20 मई 2020 को क्या किए थे, पीएम द्वारा शिलान्यास किया गया तथा इसके परिसर में बरगद का पेड़ है। सुनो अब क्या लिखिएगा, तो अब सुनो, नई संसद भवन से आता है सवाल नाम कि अब इसमें लोकसभा की कितनी है सीटें जी बैठने के लिए, और राज्यसभा के लिए कितनी सीट है बैठने के लिए। तो लिख लो बगल में ही, लोकसभा के लिए जो है ना 888 सीट है, लोकसभा के लिए 888, और उसके बाद में राज्यसभा के लिए कितना है, तो राज्यसभा के लिए 384 है सीट बैठने के लिए। समझ में आई बात, 384 सीट है, ठीक है। लोकसभा का प्रतीक क्या है, तो लोकसभा का जो है प्रतीक ना, अब सुनो, इसमें लोकसभा के प्रतीक के लिए मोर का साइन लगाया गया है, और उसके बाद में लोगो, लोकसभा का लोगो लिख लो। लोगो क्या है,
सुनो, लोगो, लोगो जो है ना मोर है, जबकि राज्यसभा का लोगो क्या है, तो लोगो जो है ना वह कमल का फूल है, ठीक है, कमल, ठीक है। तो 384 सीट है, जबकि लोकसभा में बैठने के लिए 888 सीट है। यह लोगो याद रखिएगा जी, लोकसभा के लिए मोर और राज्यसभा के लिए कमल है, ठीक है, कमल है। तो यह नई संसद भवन और पुराना संसद भवन के बारे में हमने यह बता दिया, ठीक है। यहां से किसी भी तरह से सवाल पूछेगा, काम आपका क्या हो जाएगी, ठीक है। नई संसद भवन का वास्तुकाल ज्यादातर पूछता है, कहाँ लिखे थे, बिमल पटेल, यह याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में परिषद में किसका पेड़ है, तो यह जो है ना बरगद का, यह सवाल पूछा गया है। और बताएं, और एक जो है ना संघोला स्थापित किया गया चोल वंश का, उसके ऊपर जो है ना प्रतिमा किसका लगा हुआ है, तो नंदी की प्रतिमा लगा हुआ है। इसका अर्थ पूछा था जी, तो न्याय का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। यह सवाल जो है आपका पूछा हुआ है। तो संसद भवन 79 समझ में आ गई बात। संसद भवन से जितना सवाल बनता है आसपास का वह लपेट लिए, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए, आर्टिकल नंबर 79 के बाद 80, हेडिंग लगा लीजिए क्या, 79 के बाद 80, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 80 हेडिंग लगाइए। बात समझ में आ रही है। देखिए आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। आपको 1 मिनट जो है ना, हम ऐसा नहीं कि कॉमेडी करके बात बना करके क्या कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ेंगे, यमराज भी आएंगे तो कहेंगे कि अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 79 के बाद 80 हेडिंग लगा लीजिए, अनुच्छेद नंबर 80, ठीक है। 80 में किसका चर्चा है, तो 80 में जो है ना आपका चर्चा है राज्यसभा की चर्चा है, ठीक है। तो चलो राज्यसभा को लपेट लेता हूं, फिर उसके बाद में लोकसभा को क्या करेंगे, लपेट लेंगे, ठीक है। जीबी मावलंकर जो है ना, यह प्रथम लोकसभा राज्यसभा का जो स्पीकर है ना, उसका नाम याद आ रही थी, समझ रहे हो। लोकसभा का प्रथम जो स्पीकर था वह जीबी मावलंकर। अभी लिखेंगे तो सब याद आ जाएगी, क्योंकि एक बार ब्रेन में छोड़ेंगे इंफॉर्मेशन ना कि तुम याद करो, अपने आप याद आ जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 80 में लिखिए राज्यसभा की चर्चा, ठीक है। राज्यसभा तो आपका जो होता है ना, राज्यसभा का हेड आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो प्रथम कौन आ जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा की चर्चा, राज्यसभा की क्या होती है, चर्चा होती है। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में निकल जाती है राज्यसभा की चर्चा, लेकिन गलत नहीं लिखेंगे, एकदम तय है, ठीक है। राज्यसभा की चर्चा लिख लिए। चलिए अनुच्छेद नंबर 80। अब सुनो, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, तो राज्यसभा को अपर सदन भी बोला जाता है, ठीक है। यह जो है ना अस्थाई सभा होती है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस, ठीक है। या इसी को उच्च सदन भी बोलते हैं, ठीक है। उच्च सदन या अस्थाई सदन लिखो, अस्थाई सदन। समझ में आई बात, अस्थाई क्या होता है, यह सदन होता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। समझ में आई। तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में है, ठीक है। अच्छा, इसका हेड जो है ना, हेड कौन होता है, तो हेड जो है आपका राज्यसभा हेड होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, इसके हेड होते हैं। और प्रथम जो है ना राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम जो है ना राज्यसभा के सभापति जो है आपका जो प्रथम उपराष्ट्रपति हो गए वही ना हो गए, कौन थे अभी, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिख लीजिए हेड, उपराष्ट्रपति होते हैं, हेड बोले तो राज्यसभा का सभापति, ऐसे लिखो। राज्यसभा सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा सभापति यही हेड होते हैं राज्यसभा का। और यह कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फर्स्ट राज्यसभा सभापति कौन थे, तो फर्स्ट राज्यसभा सभापति जो है वह थे आपका कौन, तो क्या थे, पहला भी बोले हैं ना जी, जस्ट गर्मी बहुत ज्यादा है जी। फर्स्ट राज्यसभा सभापति कौन थे, तो यह जो है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद में प्रथम उपसभापति लिख लीजिए, सभापति नहीं रहेंगे तो उपसभापति क्या करेगा, इसका कार्यकाल को देखेगा। तो उपसभापति प्रथम कौन थे, तो एस बी कृष्णमूर्ति। लिख लो एस बी कृष्णमूर्ति। यही सब सवाल जो है ना पूछ देगा, आप पढ़ के गए हुए हैं और यह सब नहीं बनाइएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में वर्तमान में लिख लीजिए, वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जी है जी। वर्तमान कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, ठीक है, जगदीप
धनकर। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो राज्यसभा का सभापति की चर्चा हो गई, ठीक है। राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपसभापति एच.डी. कृष्णमूर्ति। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है ना आपका जगदीप धनकर जी है, ठीक है। जगदीप धनकर क्या है, तो जगदीप धनकर वर्तमान जो है आपका राज्यसभा सभापति है। उसके बाद में सुनो, इसकी जो है ना शक्तियां क्या होती है और इसकी कमजोरियां क्या होती है। उसके बाद में फिर इसका मैक्सिमम सीट को देख लो, लिख लो मैक्सिमम सीट। राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितना हो सकती है, मैक्सिमम सीट 250 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। 250 से अधिक मैक्सिमम सीट 250 से अधिक नहीं हो सकती है। सॉरी, बना रहिएगा 1 मिनट। तो चलिए, ठीक है, अभी लाइन चली गई थी इसीलिए हम सॉरी बोले थे। जोड़ देंगे दोनों वीडियो को। आइए समझते हैं, रिकैप करा देता हूं, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा को अपर हाउस प्लस अस्थाई सदन भी कहा जा सकता है। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, तो मेरे भाई अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अस्थाई सदन होती है। राज्यसभा का हेड कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा सभापति इनको क्या कहा जाता है, राज्यसभा सभापति कहा जाता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। यह कैसा होते हैं, तो पदेन सभापति होते हैं। फर्स्ट राज्यसभा सभापति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहेंगे वही क्या होंगे, राज्यसभा सभापति होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपसभापति एस बी कृष्णमूर्ति थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जगदीप धनकर जी है। या उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का हेड भी वही होता है, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम सीट जो है 250 से अधिक नहीं हो सकती है, किसका, तो राज्यसभा का पूछता है कि राज्यसभा का मैक्सिमम सीट जो है वह कितना हो सकता है, तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 245 है। बात समझ में आ रही है, 245 है, जिसमें से 233 निर्वाचित हुए हैं, जबकि 12 जो है ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह सब बात लिख दिए थे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। और कहां से मनोनीत करते हैं, तो कला के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से क्या करते हैं, यह मनोनीत करते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को एक बार राज्यसभा सांसद बनाया गया था ना, शिक्षा खेल के क्षेत्र से। समझ में आ रही है बात, क्रिकेट के खेल से क्या था, क्रिकेट आपका खेल था, तो खेल के क्षेत्र से सांसद इनको चुना गया था। तो 12 राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। अभी जो है 245 है, कहा गया है कि 250 से अधिक नहीं होगा। वोटिंग कौन करता है, तो देखो राज्यसभा सदस्य का जो है चुनाव जो है ना, वह कौन भाग लेता है, राज्यसभा सदस्य चुनाव में कौन भाग लेता है, तो एमएलए भाग लेता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर केंद्र में 2 सदन होता है, ठीक उसी तरह से राज्य में 2 सदन होता है, विधानमंडल कहा जाता है। और उस विधानमंडल में 2 सदन होता है आपका, एक होता है आपका कौन, तो विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। तो एमएलए जो है ना वह विधान परिषद, विधान सभा के प्रति, विधान परिषद नहीं होगा तो एमएलसी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होते हैं, तो एमएलए होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कहने का अर्थ है कि जिसका एमएलए ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, राज्यसभा सांसद भी अधिक होगा। कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्य का क्या होता है कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। कहने का अर्थ है कि 1/3 करके प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, चुनाव होता है। 1/3 सदस्य का हर एक 2-2 वर्ष पर क्या होता है, चुनाव होता है। बात समझ में आ रही है। एक बात जो है ना आप सुधार लीजिएगा, अभी जो हम नई संसद भवन लिखाए हैं ना, तो नई संसद भवन में लिखाए हैं कि शिलान्यास जो है ना वह 20 मई 2020 को किए थे प्रधानमंत्री। वहां 20 मई मत करिएगा, 10 दिसंबर कर दीजिए, ठीक है। सुधार लीजिएगा, वहां पे 10 दिसंबर लगा लीजिए हेडिंग, 10 दिसंबर कर दीजिएगा सुधार करके, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 करके प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। बात समझ में आई, सुधार लीजिएगा जी, 10 दिसंबर 2020 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो प्रधानमंत्री शिलान्यास किए थे 10 दिसंबर को किए थे, 20 मई नहीं होगा। अब सुनो, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कहां पे है, तो सुनो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट जो है ना वह आपका उत्तर प्रदेश में है। यहां पे लिखे, तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कहां है, तो राज्यसभा मैक्सिमम सीट कहां है, तो मैक्सिमम सीट जो है ना वह यूपी उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं, तो 31 गो है जी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 31 गो है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को निपटा ले। सुनो, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा मिटाना मुझे पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। चलिए मिटा देता हूं।
ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, यह सब को लपेट लेता हूं कि कितने सीट है पूछ देगा। हो सकता है यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक है जी आपका राज्यसभा सीट भी है, विधानसभा, विधान परिषद तो ज्यादा वाला जो है ना वह पूछता है, इसीलिए हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितने हैं, तो 31 गो है, मैक्सिमम यहीं पर है जी। उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, दूसरा विधानसभा, विधानसभा में कितने सीट है, तो विधानसभा में 403 है, मैक्सिमम है। तीसरा लिख लीजिए विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद में कितने हैं, तो विधान परिषद में है आपका टोटल 100 गो, ठीक है, 100 गो है। राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, और लोकसभा लिख लो चौथा। लोकसभा के कितने सीट है, तो लोकसभा के टोटल 80 गो सीट है, ठीक है। लोकसभा के कितने सीट है, तो लोकसभा के 80 सीट है टोटल। यह उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं कंडीशन, यहां से यह मिटा दें तो सबसे ज्यादा जो है ना राज्यसभा की सीट कहां पे है, तो राज्यसभा की सीट जो है सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला क्या लिखिएगा, तो अगला लिख ले राज्यसभा का जो है ना गठन कब होता है, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है। और उसके बाद में प्रथम बैठक जो है ना आपका कब होता है, तो प्रथम बैठक जो है आपका होता है 13 मई को। लिख लीजिए 3 अप्रैल प्रथम राज्यसभा गठन, ऐसे लिखो। राज्यसभा, राज्यसभा गठन कब होता है, तो राज्यसभा गठन जो है आपका 3 मई को होता है, 3 मई 1952 को होता है, ठीक है, 3 मई 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। जबकि प्रथम बैठक जो है कब होता है, तो प्रथम बैठक जो है आपका वह होता है 13 अप्रैल, 3 मई हो गया, अप्रैल मई हो गया। उसके बाद में राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल है, वेरी सॉरी जी, 3 अप्रैल मई लिखा गया, 3 अप्रैल 1952 को होता है। जबकि 13 मई को 1952 को क्या होता है, तो 13 मई 1952 को प्रथम बैठक होती है, यह बात याद रखिएगा। 1952 में राज्यसभा का क्या होता है, गठन होता है, और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है, ठीक है। उसके बाद में और एक नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कि राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है, राज्यसभा शक्ति, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां लिख लो, राज्यसभा शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां होती है नहीं कि यह जो है ना क्या करता है, राज्यसभा की शक्तियां होती है कि यह जो आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो लिख लीजिए कमजोरी और शक्ति जो है ना दोनों यहां से आता है सवाल वगैरह। तो लिख लीजिए राज्यसभा की शक्तियां, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत, महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से होती है, शुरुआत राज्यसभा से ही होती है, राज्यसभा से ही होती है, समझ में आई, राज्यसभा से ही होती है। क्यों होती है राज्यसभा से पूछ देगा तो बता दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यही कारण है कि जो महाभियोग है ना वह कहां से स्टार्ट होता है, तो राज्यसभा से होता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए कि संसद के उपस्थिति, संसद के अनुपस्थिति में यह क्या कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। तो लिख लीजिए संसद के अनुपस्थिति में आपातकाल लागू कर सकता है। संसद के अनुपस्थिति में आपातकाल लागू कौन कर सकता है, तो आपातकाल लागू जो है ना वह आपका राज्यसभा कर सकता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो राज्यसभा। उसके बाद में अगला लिख लीजिए कि अखिल भारतीय संघ जो आर्टिकल नंबर 315 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वन विभाग, यह सब जो है ना वह उसका कौन करता है गठन, तो यह जो है ना आपका राज्यसभा ही करता है। तो लिख लीजिए अखिल भारतीय संघ मतलब यूपीएससी, और यूपीएससी में क्या आएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना या अखिल भारतीय संघ की शुरुआत, अखिल भारतीय संघ, ठीक है। जैसे आईपीएस लिख लो, आईएएस लिख लो, आईएएस और आईएफएस, वन विभाग, ठीक है। अखिल भारतीय संघ आईपीएस, आईपीएस हो गया, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ठीक है, की शुरुआत जो है वह कहां से होती है, वह राज्यसभा से ही होती है। गठन जो है राज्यसभा द्वारा ही होता है। अखिल भारतीय संघ का गठन राज्यसभा द्वारा ही होता है, गठन राज्यसभा द्वारा होता है,
राज्यसभा द्वारा होता है, ठीक है। जैसे कि सबका वैकेंसी जो है ना जी, या किसके द्वारा निकलता है, तो यह राज्यसभा के द्वारा ही क्या होती है, पारित होती है। समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद में राज्यसभा की कमजोरी, यहां से राज्यसभा की क्या करिए, कमजोरी लिख लीजिए। राज्यसभा, राज्यसभा की कमजोरी पूरा लिखिए, इन डिटेल में पढ़ना है तो पूरा पढ़ेंगे। राज्यसभा की कमजोरी, राज्यसभा की कमजोरी क्या है, तो सुनो, जितने सारे मंत्री है ना, मंत्री परिषद वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यही कमजोरी पहला हो गया, जिसके प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। यह बात समझ में आई, ढेर को यह नहीं समझ में आया होगा। अखिल भारतीय संघ का गठन राज्यसभा द्वारा होता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यह जो पोस्ट निकलती है ना, यह राज्यसभा के द्वारा ही निकलती है, ठीक है, यही बात बताए हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद में बजट जो है ना, यह पारित होती है, ठीक है, और बजट पारित होती है ना, तो इस पर रोक जो है ना, वह कौन लगाता है, तो यह जो है आपका राज्यसभा लगाता है 14 दिन के लिए, ठीक है। 14 दिन के लिए क्या होता है, लोकसभा, लोकसभा बोल रहे हैं, राज्यसभा जो है ना, यह रोक लगा देता है, पारित नहीं होने देता है। तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना लोकसभा स्पीकर करते हैं। यह भी सवाल पूछा हुआ है जी, और नहीं तो 14 दिन बाद जो है ना स्वतः पारित हो जाता है, यही इसकी कमजोरी है। समझ में आई बात, कि कोई बिल आया, बजट आया, और बजट आया तो यह क्या करेगा, पारित नहीं करेगा, तो 14 दिन बाद जो है ना अपने आप पारित हो जाएगी, ठीक है, यही इसका कमजोरी पड़ गया ना। बताओ, पारित नहीं होने दिया, 14 दिन बाद जो है ना स्वतः पारित हो गया अपने आप, ठीक है। तो देखो कैसे पारित होगा, बजट, ठीक है, बजट पारित नहीं करने पर, ठीक है, देखो बजट पारित ऐसे लिखो, कोई भी बजट, कोई भी बजट पारित नहीं होती है, कोई भी बजट पारित नहीं होती है, तो ध्यान से समझिएगा जी, नहीं होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में बात लिखना पड़ेगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है, अधिवेशन बुलाते हैं। हम बात समझाना चाह रहे हो, जो समझ रहे हो, जैसे कोई बजट गया, अब कहेगा राज्यसभा की हम पारित ही नहीं होने देंगे, लोकसभा से पारित हो गया। जैसे यह आपका बजट है, ठीक है, यह बजट गया आपका लोकसभा में, लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया। अब यह जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से क्या हुआ, राज्यसभा कहा कि पारित हम नहीं होने देंगे, तो 14 दिन तक क्या कर सकता है, 14 दिन तक यह रोक लगा सकता है। बात समझिए, 14 दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अब यहाँ राज्यसभा से राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, ठीक है। तो 14 दिन तक क्या कर सकते हैं, रोक सकता है राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसके बीच में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, ठीक है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में है, लिख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कहां पर है, तो 108 में इसकी चर्चा है। आएंगे यहां तो बताएंगे। देखो अब क्या होगा कंडीशन, सुनो, नोट में बात लिख लेना कि संयुक्त अधिवेशन जो है ना आपका, तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक पर अधिवेशन, अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। लेकिन इसमें भी देखो, जब हम बिल पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे संविधान संशोधन विधेयक जो है ना, इस पर अधिवेशन बुलाया गया 3 बार। एक बार बुलाया गया 1961 में, ठीक है, 1961 में बुलाया गया, उसके बाद में 1978 में बुलाया गया, और 2002 में बुलाया गया। काहेला बुलाया गया, तो यह दहेज के मामले में 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, और उसके बाद में 2002 में, तो 2002 में आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद के कारण जो है ना यह क्या किया गया, बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। जबकि यह लिखा गया है कि धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन विधेयक पर अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। समझ में आ रही है बात। यदि कोई भी बिल पारित हो जाता है लोकसभा से, तो राज्यसभा की है ना शक्ति कि राज्यसभा क्या कर देता है, उस बिल को पारित नहीं करने देगा, 14 दिन तक रोक लगा लेगा,
14 दिन तक जब रोक लगा देगा तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा स्पीकर करेगा। यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है ना आपका लोकसभा स्पीकर करता है। लिख लीजिए यह बात को जी, सवाल पूछता है, ठीक है। यह सब सवाल जो है छोटा छोटा बहुत बार देखे हैं पूछते हुए, ठीक है। लिख लीजिए, यहां से सवाल छपना ही छपना है, तो लिख लो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है ना वह लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। अब लोकसभा स्पीकर क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो सुनो, तो यह क्या है, 50% + 1 बहुमत यदि हो जाता है उस बिल पर, बहुमत हो जाता है, यदि 50% + 1 बहुमत पारित हो गया, बजट पर पारित हो गया उस बजट में जो बजट आई है उस बजट में, तो स्वतः पारित हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। तो बताओ जी, 14 दिन तक क्या कर सकता था, राज्यसभा इसको रोक सकता था, ठीक है। अब लोकसभा में 50% + 1 चाहिए। अब 50% + 1 अर्थात कहने का अर्थ है कि लोकसभा यह जो है ना बड़ा सा सदन है, इसमें क्या हो जाता है, अपने आप पारित हो जाता है। यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियां जो है ना यह क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। समझ में आ रही है बात, 250 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और यहाँ पर 543 है, समझ रहे हो, 543 और यहाँ 50% चाहिए ही, तो 250 का 50% 125 होगा। अभी 245 है तो 122, और आराम से 122 जो है ना वह क्या हो जाता है, पारित हो जाता है लोकसभा से। किसी सदन में से क्या चाहिए, 50% + 1 बहुमत चाहिए, तो क्या होगा, यह बिल जो है ना वह पारित हो जाएगा, और यहीं पर राज्यसभा की क्या हो जाएगी, शक्तियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, यह बात समझ में आई। अब सुनो, राज्यसभा के बाद अगला अनुच्छेद नंबर 81 लिखिए। अनुच्छेद 81 में क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में चर्चा किया गया है आपका लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की चर्चा आ गई, ठीक है। तो लिख लो लोकसभा की चर्चा। अच्छा, एक बात इसमें बताए नहीं कि यहाँ पर जो है ना राज्यसभा के सदस्य का जो है ना बनने न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। देखो, न्यूनतम एज जो है ना राज्यसभा सदस्य की कितना होनी चाहिए, तो न्यूनतम एज राज्यसभा सदस्य की कितना होना चाहिए, तो यह जो है ना वह 30 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष का होगा तभी वह क्या हो सकता है, राज्यसभा सदस्य बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। यह भी सवाल जो है ना आपका पूछा हुआ है। लोकसभा की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद नंबर 81 में किसकी चर्चा है, तो लोकसभा की चर्चा है, ठीक है। चलिए, अब सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर अपर हाउस हो गया, यह लोअर हाउस हो गया, इसको हम लोग लोअर हाउस बोलेंगे। लोअर हाउस प्लस अस्थायी सभा इसको बोला जा सकता है। अस्थायी सभा क्यों बोला जाता है, तो इसको अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको विघटन किया जा सकता है, ठीक है। इसके विघटन किया जा सकता है, समझ में आई बात। तो सत्रवासन की चर्चा जो है ना, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, विघटन करेंगे, कौन करेंगे, तो यह राष्ट्रपति जो है ना यह विघटन कर सकते हैं। समझ में आई बात, बोलिए। अभी बता रहे हैं आर्टिकल नंबर 85 में सत्रवासन की चर्चा। लोकसभा पढ़ा करके छुट्टी कर देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ में आई। जस्ट चलिए, लोअर हाउस, उसके बाद आर्टिकल 82 से कल देखेंगे। लोअर हाउस अस्थायी सभा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है ना मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो सुनो, मूल संविधान में मैक्सिमम सीट कितना थी, तो मैक्सिमम सीट 552 थी, ठीक है। 552 थी, 552। लेकिन वर्तमान में सुनो, लेकिन वर्तमान में कितना है, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो
50 हो सकता है, ठीक है 550, लेकिन है कितना? तो अभी जो है ना सुनो 545 थी, लेकिन 545 में से 2 को क्या करो हटा दो और बचा कितना 543। तो यह 2 जो है ना एंग्लो इंडियन के लिए था। एंग्लो इंडियन कहने का अर्थ है ना कि जब भारत गुलाम था ना तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आए, यूरोप आया, उसके बाद में ब्रिटेन वाला भारतीय महिला से शादी कर लिया, अब छोड़ करके चला गया, तो इसके बाल बच्चे जो हुए ना वह एंग्लो इंडियन कहलाए। तो उसके लिए सीट रिजर्व थी 2 गो, समझ में आई लोकसभा में। अब 104 संविधान का संशोधन करके 104 संविधान संशोधन करके इसकी जो एंग्लो इंडियन का सीट था वह क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब कितना बच गया है, 543 बच गया है। समझ में आई बात? बोलिए मिटा दे उधर वाला, तो लिख लीजिए। यह वाला पूछता है 545 में से 2 हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो 543 बच जाएगा। समझ में आ रही है? बोलिए। देखो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। यहां देखो लोअर हाउस प्लस अस्थाई सभा, मूल संविधान में मैक्सिमम सीट 552 थी, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम सीट 550 है। 550 से मैक्सिमम नहीं हो सकता है, लेकिन है कितना अभी सांसद? तो टोटल 545 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का सीट रिजर्व थी। अब 104 संविधान संशोधन किया गया, 104 संविधान संशोधन करके और क्या किया गया, 543 बना दिया गया। तो यह बात को नोट में यहां लिख लीजिए कि संविधान का 104वां संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की सीट खत्म कर दी गई। तो अभी वर्तमान में कितना लोकसभा है? तो वर्तमान लोकसभा सीट जो है ना वह 543 है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो है ना सदस्य का 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में न्यूनतम आयु लिख लीजिए जी, न्यूनतम एज यह जो है 25 वर्ष होता है। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, कम से कम सांसद बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो उसके बाद में लिख लीजिए आप कि वोटिंग कौन करता है। वोटिंग जो है ना वह जनता करती है, ठीक है। डायरेक्ट चुनाव होता है या प्रत्यक्ष होता है? डायरेक्ट। जनता क्या करती है? जनता प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि को चुनती है तो क्या होता है? सांसद बनता है। समझ में आई बात? तो वोटिंग कौन करता है? तो वोटिंग जो है वह जनता करता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो और इसमें लिख लीजिए आप कि प्रथम लोकसभा जो है ना वह स्पीकर कौन था, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, बोलिए बात बराबर है। तो लिख लीजिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वह कौन था? तो जीबी मावलंकर होता है, ठीक है। गणेश वासुदेव होता है जी, गणेश वासुदेव जी भी होता है, बी लिखा गया। गणेश वासुदेव पूरा नाम लिख दिया मावलंकर, ठीक है। मावलंकर, ठीक है। समझ में आई बात? गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद में वर्तमान में कौन है? तो देखो यहाँ पर अपडेट कर लेंगे जब लोकसभा की हो जाएगी क्या 4 जून को ना फाइनल, तो क्या करेंगे फिर यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। तो वर्तमान में अभी तो ओम बिरला थे, लेकिन इसको क्या करेंगे? अपडेटिंग लिख लेंगे बगल में, अपडेटिंग, ठीक है। आफ्टर 4 जून, ठीक है 2024। इसके बाद जो क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट करना पड़ेगा ना वर्तमान। उसके बाद में प्रथम लोकसभा स्पीकर महिला, प्रथम यह सवाल पूछा हुआ है जी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यह कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, ठीक है। मीरा कुमारी क्या थी? प्रथम जो है ना लोकसभा अध्यक्ष थी। समझ में आई बात? बोलिए। तो लोकसभा की चर्चा किसमें है? तो लोकसभा की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 81 में है, आर्टिकल नंबर 82। चलो खींचता हूं जब तक खिंचाता है, ठीक है। धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। कोई भी काम को धीरे धीरे करना पड़ता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 82, अनुच्छेद नंबर 82, ऐसे लिखो अनुच्छेद नंबर 82। समझ में आई बात? इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की जनसंख्या के बाद 10 लाख पर क्या होगी? 1 सीट होगी। तो लिख लो प्रत्येक जनगणना के बाद, या ऐसे लिखो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की बात कही गई है। 10 लाख की जनसंख्या
आर्टिकल 82 में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद सीट, एक सीट किसका सीट जी, संसद का। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की बात है, की बात कही गई है, किसमें कही गई है, तो आपका आर्टिकल नंबर 82 में कहा गया है, ठीक है। सुनो, वर्तमान में जनसंख्या 1971 की काउंटिंग की जाती है, ठीक है, की जाती है, और 2026 में इसे सुनो, वर्तमान में जनसंख्या कितने पर काउंटिंग की जाती है जी, तो 1971 की काउंटिंग की जाती है। ध्यान से समझिए बात को कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की बात कही गई है, तो लोकसभा में एक सीट जो है ना वह 10 लाख की जनसंख्या पर होगी, ठीक है। और अभी जनसंख्या कहाँ का काउंट किया जाता है, तो 1971 का किया जाता है। 2026 में कहा गया कि लोकसभा सीट जो है ना वह बढ़ाई जाएगी और जनसंख्या जो है ना वह काउंट किया जाएगा 2001 का। यह बात इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जनसंख्या 1971, आईएएस परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है जी। वर्तमान में जनसंख्या 1971 की काउंटिंग की जाती है और 2026 में लोकसभा सीट बढ़ाने को कहा गया है, लोकसभा सीट बढ़ाने को कहा गया है, ठीक है। अब सुनो, 2026 में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो बात की बात है, लोकसभा सीट बढ़ाने को कहा गया है। और उसके बाद क्या लिखिएगा, सीट बढ़ने के बाद अगली जनसंख्या काउंटिंग 2001 का होगा। अगली जनसंख्या काउंटिंग 2001 का होगा। अभी कहाँ का हो रहा है, अभी सीट नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए 1971 का काउंट हो रही है और उसके बाद में सीट बढ़ा दिया जाएगा तो 2001 का क्या होगा, काउंट होगी। बात समझ में आई, बोलिए। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की क्या कहा गया है, बात कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो आर्टिकल नंबर 83 लिखिएगा, तो लिख लीजिए बगल में अनुच्छेद नंबर 83, ठीक है। अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया, सदनों की अवधि कहा गया है, सदनों की अवधि बोले तो सुनो, जैसे लोकसभा जो है ना इस सदनों की अवधि कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। और राज्यसभा जो है ना यह अस्थाई है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में इसका सदस्य का अवधि कितना है जी, सदस्य का अवधि इसमें 5 वर्ष है और इसमें कितना है सदस्य का, तो इसके सदस्य का अवधि जो है ना आपका 6 वर्ष है। समझ में आई बात। सदनों की अवधि किसना कहा गया है, तो सदनों की अवधि जो है ना आपका आर्टिकल नंबर 83 में कहा गया है। तो राज्यसभा थी, अनुच्छेद 83 क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि की बात कही गई है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है और सदस्य का अवधि जी 5 वर्ष होगा। उसके बाद में राज्यसभा अस्थाई है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का अवधि जो है ना वह कितना होगा, तो राज्यसभा के सदस्य की अवधि जो है ना वह आपका होगा कितना, तो वह होगा आपका 6 वर्ष। एक बात और लिखना है तो लिख लीजिए कि योग्यता जो है ना किसमें चर्चा किया गया है, कहां पर लिखेगा, 83 के बाद 84 यहां पर लिख लीजिए, मिटाएंगे नहीं अब, क्योंकि जो बच रहा है जगह बस उसी में बताएंगे। 84 अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है, तो सदनों के लिए योग्यता, सदनों के लिए योग्यता किस में कहा गया है, तो 84 में कहा गया है। जैसे कि लोकसभा के लिए क्या चाहिए, तो लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए जैसे लिखो लोकसभा मिटा देता हूं इधर, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए योग्यता। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए राज्यसभा सदस्य के लिए कितना योग्यता चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष क्या चाहिए, इसका एज चाहिए, ठीक है। तो सदनों के लिए योग्यता किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 84 में, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। यह सब बात तो कबे से बताते आ रहे हैं। और सदनों की अवधि, सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा की अवधि, तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष और राज्यसभा जो है ना अस्थायी सभा होती है, कभी इसको विघटन नहीं किया जाएगा।
अब कल की क्लास में क्या करेंगे, सत्र सत्रवासन की चर्चा करेंगे। मानसून सत्र क्या होता है, बजट सत्र क्या होता है, शीतकालीन सत्र क्या होता है, समझ में आई बात। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आज गर्मी बहुत है, नहीं तो अब तो हम बना के आए थे ना कि आज आर्टिकल नंबर क्या करेंगे 90 तक कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आर्टिकल 85 के साथ। 84 आर्टिकल जो है आपका हो गया। बताइए क्लास कैसा लगा। बीच में लाइन चली गई है 15-20 सेकंड के लिए, तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। उतना नहीं देखना है, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है। हमारा इस बार दौर है, समझ में आई बात। इस बार दौर आएगा, यदि नहीं आएगा तो उसको खींच करके लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जैसा कि आपको भी फील आती होगी चेहरा देख करके कि गर्मी जो है, ठीक है, समझ में आई बात। तो गर्मी है तो है, हम लोग जब आंखों में अरमान ले ही लिए तो फिर गर्मी क्या, मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। समझ में आई बात। जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। तो कभी भी मायूस नहीं होना है अपने परिस्थिति को देख करके। जैसे भी लाइन कट गया तो चाहते तो छोड़ सकते थे वहीं पर, लेकिन नहीं, मायूस नहीं होना है, ठीक है। परिस्थिति के नीचे नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे और आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।